हेलो स्टूडेंट, आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। असत्य पर सत्य की विजय, यही जो है दशहरे का पहचान है। अच्छाई पर जो है बुराई की कभी जीत नहीं हो सकती। समय बेशक बहुत लग सकता है पर जीत हमेशा सत्य की होती है। ठीक है, तो अपना प्रयास करते रहें। आने वाले समय में अपने उज्जवल भविष्य के साथ इस देश, समाज और दुनिया को बदलें। तो थोड़े से थॉट आपके लिए प्रस्तुत करना चाहेंगे, जैसे कि हृदय में धारण करें प्रभु श्री राम का नाम, अपने भीतर के रावण का करें सर्वनाश। तो हमें बार बार रावण को जलाने की जरूरत नहीं है। एक बार हम रावण को खुद अपने ही हाथों से रावण को बनाते हैं। किस विचार से बनाते हैं इसका तो पता नहीं, लेकिन बनाते तो हम ही हैं। इसका मतलब पहले तो हमें अपने अंदर के रावण को मारना पड़ेगा। इस दुनिया में डेली कुछ ना कुछ गलत काम होता है, माताओं के साथ, बहनों के साथ, तो उन सब के विचार को मारने की जरूरत है। रावण को जलाने की बार बार जरूरत नहीं है। रावण ने एक बार गलती करी थी, उसकी सजा उसे प्रभु श्री राम जी के द्वारा दे दी गई। तो हमें जरूरत है अपने अंदर के रावण को मारने की। और आप सभी से हम उम्मीद भी करते हैं कि आप सभी अपने समाज को, देश को और दुनिया को आने वाले भविष्य में जरूर बदलेंगे। तो चलिए आज के करंट अफेयर की क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और लल्लन टॉप क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। आज की तारीख है 24 अक्टूबर 2023। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में हार्वर्ड लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा DY चंद्रचूड़। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं कि हार्वर्ड स्कूल के पूर्व छात्र रह चुके DY चंद्रचूड़ साहब को अब की बार जो है उन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया है? वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार यह दिया गया है। इन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया है? क्योंकि कानून की रक्षा और न्याय के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। अब देखते हैं कि जो बाकी क्वेश्चन है इसके बारे में आपको बता दें। जैसे कि सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है माइकल डगलस को। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। इसके बाद सेंट्रल बैंक गवर्नर ऑफ द ईयर, यह किसे दिया गया है? यह पुरस्कार दिया गया है शक्तिदास कांत जी को दिया गया है, जो कि हमारे भारत के 25वें गवर्नर हैं। नेक्स्ट है कि गुजरात हाई कोर्ट की महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुनीता अग्रवाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टूडेंट याद करना। और वर्तमान में आपको बता दें कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में 3 महिला जज हैं। नेक्स्ट है कि सेम सेक्स मैरिज संबंधित विवाद में कुल कितने न्यायाधीश थे? सेम सेक्स में कुल कितने जजों ने अपना फैसला सुनाया था? तो इसमें 5 जजों की पीठ बैठी थी। जब 5 जजों की पीठ बैठ जाती है तो उसे क्या कहते हैं? संवैधानिक पीठ। इसमें जो है 3 और 2 के पक्ष में मत पड़े थे, यानी 3 जज जो है सेम सेक्स मैरिज संबंधित जो विवाद था इसे नकार दिया कि हम इसे कानूनी अधिकार नहीं दे सकते हैं। और 2 जज जो है इसमें इस सेम सेक्स मैरिज के संबंध में अपना वोट डाले थे। स्टूडेंट, आप सभी को बता दें कि इसमें जो है 5 जजों की जो पीठ बैठी थी उसमें एक महिला न्यायाधीश थी जिनका क्या नाम है? हिमा कोहली। इसको जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट। 1774 में कोलकाता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एलिजा एम्प्रे। एलिजा एम्प्रे कोलकाता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश थे, जो कि स्थापित कब हुआ था? 1774 ईस्वी में। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, चौथे हांगजो एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? तो जहाँ पे एशियाई खेल होता है वहीं पे जो है पैरा एशियाई खेल भी इसका आयोजन किया जाता है। तो एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? हांगजो, चीन में। तो उसी के तर्ज पे जो है पैरा एशियाई खेलों का आयोजन भी हांगजो, चीन में हुआ है। अब इसमें देख लेते हैं। तो इसमें जो है एशियाई पैरा खेलों की ध्वजवाहक भारत की तरफ से कौन रही हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए और बी, यानी पारुल परमार और अमित सरोहा। अब देख लेते हैं कि पैरा एशियाई गेम्स 2022वें क्रम का इसका आयोजन किया गया था और यह क्रम था चौथा। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? हांगजो, चीन में। और शुभंकर क्या है? तो शुभंकर का नाम है फेई फी पक्षी शुभंकर है इसका। और कब से इसका आयोजन किया जा रहा है? तो इसका आयोजन 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक किया जाएगा। इसमें टोटल खेल कितने होंगे? तो टोटल खेलों की संख्या होगी 22। और भारत ने इसमें कितने अपने खिलाड़ी भेजे हैं? तो भारत ने
313 खिलाड़ियों को इसमें भेजा है। ध्वजवाहक में कौन थे? तो पारुल परमार और अमित सरोहा, ये दोनों थे। पारुल परमार का संबंध है शटलर से और अमित सरोहा का संबंध है थ्रोअर, ये दोनों इस खेल से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट। अब की बार जो है पैरा एशियन खेलों में जो है 2 खेलों को पहली बार शामिल किया गया है, जिसका नाम है पैरा ताइक्वांडो और इसके बाद पैरा कैनोइंग। ये 2 खेलों को पहली बार इसमें शामिल किया गया है। इसमें जो है भारत की तरफ से ब्रॉन्ज मेडल पहली बार जीता गया है अरोड़ा तंवर के द्वारा। याद रखना, पहली बार शामिल किया गया और इसमें भारत की तरफ से अरोड़ा तंवर ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। अब देखते हैं कि अभी तक भारत ने कुल जो है पैरा एशियन गेम में 6 गोल्ड जीते हैं। कौन कौन से खेलों में जीते हैं इसको आपको दिखा देते हैं। जैसे अंकुर थामा एथलेटिक्स में 5000 मीटर में गोल्ड मेडल जीत लिए हैं। निषाद कुमार एथलेटिक्स में ऊंची कूद में गोल्ड मेडल जीते हैं। शैलेश कुमार एथलेटिक्स में ऊंची कूद में गोल्ड जीत लिए हैं। अवनी लेखरा 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड जीती हैं। और प्रणव सूरमा एथलेटिक्स में जो क्लब थ्रो है उसमें गोल्ड जीत लिए हैं। प्रवीण कुमार एथलेटिक्स में ऊंची कूद में गोल्ड जीते हैं। तो भारत ने अब तक जो है 6 गोल्ड मेडल जीत लिया है पैरा ओलंपिक में। अब देख लेते हैं पैरा एशियन गेम में। नेक्स्ट है प्रश्न, हाल ही में भारत और मलेशियाई सेनाओं ने कौन सा अभ्यास प्रारंभ किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, आपको पहले डिकोड कर दें, मतलब एक एक ऑप्शन को क्लियर कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे सिम्बैक्स किसके बीच होता है? तो सिम्बैक्स होता है भारत और श्रीलंका के बीच, सिंगापुर के बीच। समुद्र शक्ति यह जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। और वरुण अभ्यास किसके बीच होता है? तो वरुण अभ्यास होता है भारत और फ्रांस के बीच। अब बचा हमारा एक ऑप्शन, तो यह जो हो जाएगा हरिमो शक्ति अभ्यास। हरिमो शक्ति अभ्यास यह जो है भारत और मलेशिया के बीच आयोजन किया गया है। याद रखना, यह एक प्रशिक्षण अभ्यास है। यह कैसा अभ्यास है? प्रशिक्षण अभ्यास है। इसमें भारत की तरफ से राजपूत रेजिमेंट ने भाग लिया था। और इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? तो इसका आयोजन भारत के उमरोई में हो रहा है। मलेशिया की राजधानी का नाम है कुआलालंपुर और इसकी मुद्रा का नाम है रिंगेट। याद रखना, कई बार पूछा गया कि मलेशिया की मुद्रा का क्या नाम है? तो मलेशिया की मुद्रा का नाम है रिंगेट। अब नेक्स्ट अभ्यास देख लेते हैं, सिलीनेक्स अभ्यास। सिली से श्रीलंका और इंडिया के बीच जो है सिलीनेक्स अभ्यास हुआ है। जायद तलवार या इंडिया और यूएई के मध्य हुआ है। और 27वां मालाबार अभ्यास जो इसका की बार पहली बार होस्ट रहा है ऑस्ट्रेलिया। 27वां मालाबार का होस्ट ऑस्ट्रेलिया रहा है। और मालाबार अभ्यास में कौन कौन से देश शामिल हैं? इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। इन्हीं चारों देशों के संगठन को क्या बोलते हैं? क्वाड भी बोलते हैं। नेक्स्ट है कि साल्वेक्स और वज्र प्रहार, ये 2 अभ्यास हैं। साल्वेक्स और वज्र प्रहार किसके बीच हुआ है? तो भारत और यूएसए के बीच। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न 4 है, विश्व का सबसे बड़ा कपड़ा सम्मेलन भारत टेक्स 2024 कहाँ आयोजित होगा? 2024 कहाँ आयोजित होगा? तो सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली में। देखते हैं भारत टेक्स 2024 यह जो है विश्व का सबसे बड़ा कपड़ा सम्मेलन होगा। कब होगा? तो फरवरी 2024 में इसका आयोजन होगा। और कहाँ पे होगा? नई दिल्ली में होगा। अभी नई दिल्ली में 2 स्थान हैं जहाँ पे जो है सम्मेलन हुआ। किसका आपको बता दें, जैसे भारत मंडपम में किसका आयोजन किया गया था? तो G20 का किया गया था। यशोभूमि में जो कि नई दिल्ली में, इसमें क्या सम्मेलन की अध्यक्षता की गई? किस सम्मेलन की? तो P20 अध्यक्ष सम्मेलन किया गया है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। तो भारत में टेक्स्ट 2024 का आयोजन कहाँ पे होगा? तो नई दिल्ली में होगा। यह विश्व का सबसे बड़ा कपड़ा सम्मेलन है। अब हम देखते हैं कि मैनचेस्टर किसे कहते हैं? जो कपड़े का शहर होता है, सबसे बड़ा कपड़े का शहर कहाँ पे है? तो मैनचेस्टर एक शहर है। यह कहाँ पे है? तो यह यूके यानी इंग्लैंड में है। इसलिए भारत के शहर को बोला जाता है भारत का मैनचेस्टर, जो कि कपड़ा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो भारत का मैनचेस्टर कहते हैं अहमदाबाद को, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं कोयम्बटूर को। याद रखना। नेक्स्ट है, भारत जो है किस संगठन का आयोजक रहा है? तो SCO 2023 का हेड कौन रहा है? तो यह भारत रहा है। और इसमें SCO की स्थापना कब हुई थी? तो SCO की स्थापना हुई थी 1996 ईस्वी में। जब इसकी स्थापना हुई थी तो SCO का नाम क्या था? संघाई 5। लेकिन 2001 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? SCO कर दिया गया।
एससीओ का जो हेड क्वार्टर है यह कहाँ पे, बीजिंग में है। और एससीओ में शामिल होने वाला 9वां देश कौन सा है, तो यह ईरान है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट है कि भारत जो है G20 2023 का भी हेड रहा है, यानी अध्यक्षता की है किसने, इंडिया ने। और यह कब आयोजन किया गया G20 का, तो किया गया था 9 से 10 सितंबर को न्यू दिल्ली में। और कहाँ पे किया गया था, अभी आपको बताया है कि भारत मंडपम के सामने किया गया है G20 का आयोजन। देखते हैं कि G20 में 19 देश और एक संगठन थे, लेकिन 2023 में इसमें एक संगठन और सम्मिलित हो गया जिसे क्या कहते हैं, AU यानी अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है अदिस अबाबा। इसमें कितने देश हैं, तो इसमें जो है 55 देश हैं, याद रखना। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1963 में। अफ्रीकन यूनियन की स्थापना 1963 में हुई थी। इसमें टोटल 55 देश हैं। और EU में, यूरोपियन यूनियन में कितने देश हैं, तो इसमें जो है 27 देश हैं, इसको भी याद रखना। और 19 देश 27 देश और 55 देश, टोटल जितने देश हो जाएं कमेंट में हमको बता देना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में आधिकारिक जिला स्तरीय पेड़, फूल, पक्षी घोषित करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है। मतलब अब जिला जो है अपने राजकीय पक्षी, मतलब जिला स्तरीय पक्षी घोषित कर लिया है, पेड़, फूल सब घोषित कर लिया है। यह कहाँ का जिला है, तो यह है कासरकोड जिला, कहाँ का, केरल का। इसकी व्याख्या आपको देते हैं कि कासरकोड जिला जो कि केरल का एक जिला है, इसने खुद का जो है पहला पक्षी घोषित कर लिया है, अपना जिला स्तरीय पक्षी घोषित किया है, पेड़ घोषित कर लिया है, फूल और प्रजाति, ये चारों चीज जो है जिला स्तरीय कासरकोड जिला ने घोषित किया है। अब आपको इसके बारे में बता दें कि इसने जो है पक्षी के तौर पर किसे घोषित किया है, तो वाइड बैलिड सी, देखो मैं एरो के तहत जो है निशान लगा दिया हूँ कि पक्षी क्या बना है इसका, तो वाइट बैलिड सी। और पेड़ कौन सा है, कांजी रंभ पेड़ है। और फूल कौन सा है, तो फूल है पेरिया पोला थली, पेरिया पोला थली, यह जो है जिला स्तरीय इसका फूल घोषित हुआ है। और प्रजाति कौन सा घोषित हुआ है, तो यह घोषित हुआ सॉफ्ट सेल कछुआ। याद रखना, यह भारत का पहला जिला है जिसने अपना खुद जिला स्तर पर अपना पक्षी घोषित कर लिया है, पेड़ और फूल प्रजाति सब घोषित कर लिया। याद रखना कौन सा जिला है, कासरकोड जिला, जो कि केरल में है। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, अब कुछ महत्वपूर्ण राज्यों के जो राजकीय पशु हैं उसको देख लेते हैं। जैसे अभी जो है केरल में सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट शुरू किया गया, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया, केरल में। अब देखते हैं कि हिम तेंदुआ यह कहाँ का राजकीय जानवर है, तो यह लद्दाख का राजकीय जानवर है। और डांसिंग डियर यह कहाँ का राजकीय जानवर है, तो यह मणिपुर का है। मणिपुर का यह डांसिंग डियर है क्योंकि यहाँ पे काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है जो कि पानी की सतह पर तैरता है, इसलिए डांसिंग डियर उस पर फुदुक फुदुक कर इधर उधर अपने बैलेंस को बनाए रखने के लिए बार बार कूदता रहता है, इसलिए उसे डांसिंग डियर कहा जाता है। और इस प्रकार से डांसिंग डियर राजकीय जानवर है कहाँ का, मणिपुर का। नेक्स्ट है कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग यह कहाँ का राजकीय जानवर है, तो यह यूके यानी उत्तराखंड का राजकीय जानवर है। राजकीय जानवर यूपी का कौन सा है, जम्मू कश्मीर का कौन सा है, एमपी का कौन सा है और तमिलनाडु का कौन सा है, इसको आपको बता दें। जैसे यूपी का राजकीय जानवर है बारहसिंघा, जम्मू कश्मीर का हंगुल, एमपी का ये भी जो है बारहसिंघा है और तमिलनाडु का नीलगिरी ताहर, यह सब राजकीय जानवर हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में नाडा हब्बा में 10 दिवसीय दशहरा महोत्सव का आयोजन हुआ है, तो यह नाडा हब्बा कहाँ पे है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक में। अब इसकी व्याख्या आपको दे दें। जैसे नाडा हब्बा यह 10 दिवसीय दशहरा त्यौहार यहाँ पे मनाया जाता है और यह कहाँ पे, कर्नाटक के मैसूर प्रांत में। कर्नाटक के मैसूर प्रांत में नाडा हब्बा 10 दिवसीय दशहरा महोत्सव मनाया जाता है। और 10 नाडा हब्बा त्यौहार जो है किसने त्यौहार के स्टार्ट किया था, तो यह स्टार्ट करे थे कौन से वंश ने, वाडियार वंश ने इसकी शुरुआत करी थी। और अभी हाल ही में केरल में विद्यारथम पहल भी शुरू किया गया है, कहाँ पे, केरल में। ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं स्टूडेंट, हाल ही में अबू धाबी मास्टर 2023 में महिला वर्ग का एकल खिताब किसने जीता है। अबू धाबी मास्टर 2023 में महिला वर्ग का एकल खिताब किसने जीता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उन्नति हुड्डा। अब आपको इसकी व्याख्या दे दें। जैसे अबू धाबी मास्टर 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया, अबू धाबी जो कि UAE की राजधानी है। और अबू धाबी मास्टर 2023 यह जो है बैडमिंटन
संबंधित ट्रॉफी यहाँ पे आयोजित होता है, जिसमें भारत की तरफ से उन्नति हुडा ने गोल्ड मेडल जीत लिया और भारत की ही सिल्वर जीती है कौन, सामिया इमाद। दोनों जो है भारत की हैं, उन्नति हुडा और सामिया इमाद, याद रखना। एक ने गोल्ड जीत लिया, दूसरे ने सिल्वर। और अभी हाल ही में जो है उन्नति हुडा ने क्या जीता है, तो उन्नति हुडा ने जीता है ओडिशा ओपन भी इन्होंने जीता है। अब कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी जो है किस देश का ओपन ग्रैंड स्लैम जीते हैं इसको देख लेते हैं। जैसे कनाडा का ओपन 2023 किसने जीता है, तो यह लक्ष्य सेन ने जीता है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में एच प्रणय ने क्या जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, याद रखना। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो इसका आयोजन हुआ था कोपेनहेगन, जो कि डेनमार्क की राजधानी है। कोरिया ओपन, इंडोनेशिया ओपन और 19वां एशियन गेम्स, यह किस जोड़ी ने जीता है इसमें गोल्ड, तो इसमें जीते हैं सातची ने। सातची किसकी जोड़ी को कहते हैं, तो यह कहते हैं सात्विक और चिराग की जोड़ी को प्यार से लोग क्या कहते हैं, सातची। तो इन्होंने कोरिया ओपन, इंडोनेशिया ओपन और 19वां एशियन गेम्स में जो है गोल्ड मेडल जीत लिया है। अब देखते हैं कि ओरलियंस ओपन 2023 किसने जीता है, तो यह जीते हैं प्रियांशु राजावत। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है कोटक महिंद्रा बैंक के नए सीईओ कौन बने हैं, तो कोटक महिंद्रा बैंक के नए सीईओ कौन बने हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक वासवानी। व्याख्या देखते हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं, तो यह बने हैं अशोक वासवानी। लेकिन इनका कार्यकाल कब से स्टार्ट होगा, तो इनका कार्यकाल स्टार्ट होगा 1 जनवरी 2024 में। और यह किसके स्थान पर बनेंगे, यानी कि वर्तमान में जो है कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ कौन है, तो यह उदय कोटक हैं, याद रखना। वर्तमान में ये हैं, लेकिन जनवरी से कार्यकाल इनका बदल जाएगा, कौन हो जाएंगे, अशोक वासवानी। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अब महत्वपूर्ण बैंकों की स्थापना कब हुई थी, किस समिति पे हुई थी, इसको देखते हैं। जैसे इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1921 ईस्वी में। इंपीरियल बैंक के तहत कौन कौन से बैंक सम्मिलित किए गए थे, बॉम्बे बैंक, मद्रास बैंक और बंगाल बैंक। इन तीनों बैंकों को मिला के जो है कौन सा बैंक बनाया गया था, तो यह बनाया गया था इंपीरियल बैंक। लेकिन 1955 में इंपीरियल बैंक को किसमें बदल दिया गया, एसबीआई में। एसबीआई में जो है इंपीरियल बैंक को बदल दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है आरबीआई की स्थापना जो है किस अधिनियम के तहत होती है, तो इसकी स्थापना होती है 1934 एक्ट के आधार पर जो है आरबीआई की स्थापना होती है। और इसकी स्थापना कब होती है, तो स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में। और आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे होता है, तो यह जो है समिति कौन सी है, शाही आयोग या इसे यंग हिल्टन आयोग भी कहते हैं। तो शाही आयोग या यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना होती है। और भारत में सबसे पहला बैंक आरबीआई ही है जिसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट है कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति से हुई थी, तो नाबार्ड की स्थापना जो है शिव रमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो तारीख है 12 जुलाई 1982। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है कि सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो सिडबी का मुख्यालय है लखनऊ में। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में दिवंगत हुए बिशन सिंह बेदी का संबंध किससे था, बिशन सिंह बेदी का संबंध किस खेल से है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्रिकेट। इनका संबंध क्रिकेट से है। व्याख्या देखते हैं। बिशन सिंह बेदी यह पूर्व भारतीय कप्तान भी थे, ठीक है, कप्तान रह चुके हैं। और यह इनका खेल क्या था, तो यह स्पिनर गेंदबाजी करते थे। इन्हें जो है भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। अब स्टूडेंट आपको बता दें कि फिलहाल में अभी जिनकी मृत्यु हुई है, जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, उनकी खोज क्या है, उनको किस लिए जाना जाता है, इसको देख लेते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो सही जवाब हो जाएगा MS स्वामीनाथन। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिंदुश्वरी पाठक। कनक रेले का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो सही जवाब हो जाएगा मोहिनी अट्टम। सलीम दुर्रानी का संबंध किससे है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्रिकेटर, ठीक है, ये क्रिकेटर थे। और ये लोगों के यानी जो दर्शक थे उनके डिमांड पर ये छक्का मार देते थे, ठीक है। सलीम दुर्रानी का एक जो है ये अच्छा वो था कि ये दर्शकों के कहने पर ये तुरंत छक्का मार देते थे, कि उनके डिमांड पर जो है ये छक्का मारने वाले ऐसे प्लेयर थे। नेक्स्ट है कि सबरजीत सिंह पेंटल,
इनका संबंध किससे है, तो ये महाभारत जो सीरियल होता था उसमें ये शकुनी का किरदार निभा रहे थे। तो जो है सब्रजीत सिंह का संबंध हो जाएगा महाभारत सीरियल से। गॉर्डन मूर किस कंपनी की स्थापना की थी, गॉर्डन मूर ने किस कंपनी की स्थापना की थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंटेल की। आज का आखिरी प्रश्न है डियर स्टूडेंट, देख लेते हैं। हाल ही में भारत और मध्य एशियाई देशों के NSA की बैठक कहाँ हुई, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कजाकिस्तान। कहाँ पे हुई है, तो इसकी स्थापना बैठक हुई है कजाकिस्तान में। व्याख्या देख लेते हैं कि भारत और मध्य एशिया की जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक यानी NSA की बैठक कहाँ पे हुई है, तो इसकी बैठक हुई है कजाकिस्तान में। और यह जो है सेकंड सम्मेलन किया गया यानी कि सेकंड बैठक हुई है कजाकिस्तान में भारत और मध्य एशिया की। और भारत की तरफ से इनमें यहाँ पे कौन सम्मिलित हुए थे, तो अजीत डोभाल जी, जो कि वर्तमान में भारत के क्या हैं NSA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हेड हैं। अब देखते हैं कि कजाकिस्तान की राजधानी क्या है, तो कजाकिस्तान की राजधानी है अस्थाना। और विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है, तो यह भी है कजाकिस्तान। यहीं पे एक सागर है, यानी कौन सा सागर है, बालकस झील कहाँ पे है, यह भी जो है कजाकिस्तान में है। और यूरेनियम का सबसे ज्यादा भंडार कहाँ पे पाया जाता है, तो यह भी कजाकिस्तान में पाया जाता है। अब देखते हैं किर्गिस्तान। मध्य एशिया में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो मध्य एशिया में 5 देश शामिल हैं जिन्हें सेंट्रल एशिया कहते हैं। कौन कौन से हैं, तो एक हो जाएगा कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान। ये 5 देश मिलकर क्या बनाते हैं, मध्य एशिया बनाते हैं, जिसकी बैठक अभी कहाँ पे हो रही है, इसका बैठक जो है हो रहा है कजाकिस्तान में। याद रखना भारत की तरफ से अजीत डोभाल जी ने इसमें भाग लिया है। काजिंद अभ्यास किसके बीच हुआ है, तो यह हुआ है इंडिया और कजाकिस्तान के बीच। भारत ने अपना पहला एयरफोर्स स्टेशन कहाँ पे स्थापित किया है, भारत ने अपना पहला एयरफोर्स स्टेशन किस मध्य एशिया देश में शामिल किया है, तो सही जवाब हो जाएगा तजाकिस्तान में। और तजाकिस्तान की राजधानी का क्या नाम है, तो दुशांबे जो है राजधानी का नाम है, याद रखना। स्टूडेंट आप सभी को एक बार फिर से दशहरे की शुभकामनाएं, जीवन में आगे निरंतर बढ़ते रहें। कल फिर मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे मैं अपना टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और प्लीज़ जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।